वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू वीडियो रेडियो एक्टिविटी। ओके, अब रेडियो एक्टिविटी मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब जब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है रेडियो एक्टिविटी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, एक या दो टाइप के ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जब जब आपको न्यूमेरिकल्स आता है तो आप बहुत ही डाउटफुली वो वाली न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फिर मैं आज रेडियो एक्टिविटी का आपको जो भी जानना चाहिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको वो पूरा मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे वीडियो में आपके चैप्टर्स, आपका इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है आपको पूरे वीडियो में मिलते रहेगा। ओके, और मैं बताते भी जाऊंगी कि ये वाली सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिनी जाती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो लेट अस स्टार्ट ना। व्हाट एग्जैक्टली इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी है क्या? अब रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये आपकी जो केमिकल इक्वेशंस है, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस किए हैं, आपने ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन या फिर कितने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस किए, ये सबसे अलग है। ये भी रिएक्शन है लेकिन सबसे अलग है। बेसिक डिफरेंस कहाँ है? ठीक है, पहले तो वो जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। ये जो है ना, ये वर्ड आपको, ये वाली वर्ड आपको ज़रूर याद रख के चलना है। इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रेडियो एक्टिविटी में जो भी रिएक्शन होता है ना, वो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जब आप ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन या फिर केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन आपने अब तक किया है, वो सारे इक्वेशन जो थे ना, वो थे अबाउट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन, टेकन, combined. Okay, covalent bond में they were combining, electrovalent bonds में they were given and taken. But here in this radioactivity, orbital electrons यानी कि ऑर्बिट वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, okay, let me take sodium 281. ओके, सोडियम, तो सोडियम में इधर न्यूक्लियस है 281, तो फिर हम देखते थे कि सिर्फ यही वाले इलेक्ट्रॉन लेना देना चलता था। ओके, लेकिन अभी इस चैप्टर में इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ भी रोल नहीं रहेगा, सिर्फ रोल रहेगा तो न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों से ये पूरा चैप्टर अभी बनने वाला है। पूरा चैप्टर बनेगा सिर्फ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से। एंड चूंकि ये जो है, ये न्यूक्लियस, दिस इज happening inside the nucleus, so we call it a nuclear phenomenon. Okay, so there can be a question asked, how is oxidizing and reduction different and reducing reaction different than a radioactive reaction? Then you have to say, you have to use the word radioactivity is a nuclear phenomenon and oxidation and reduction is something which happens with the orbital electrons. Okay, so they are completely different. Other than this, what is radioactivity? क्या सारे जो एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव होते हैं? सारे एलिमेंट्स तो रेडियो एक्टिव होते नहीं है, आपको अब तक पता चल गया है। तो फिर कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स रेडियो एक्टिव होते हैं? रेडियो एक्टिव सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कुछ ऐसा होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Now radioactivity is seen only in these radioactive isotopes. इनमें देखा जाता है। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स इज टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। रिमेंबर, आइसोटोप सेम एलिमेंट में होता है, लेकिन उनके डिफरेंस इन एटॉमिक मास। Okay, difference in atomic mass, and they have the same atomic number. They have the same atomic number, but they are different in atomic mass. अब atomic mass, what is atomic number? Is number of atomic number is the number of protons. Okay, but what is atomic mass? It is the sum of the neutrons and the proton. Now दो एटम ऐसा रहेगा, ले लीजिए कि कार्बन ही है या क्लोरीन है, उसमें डिफरेंस इन एटॉमिक, उनका डिफरेंस इन एटॉमिक मास रहेगा। लाइक क्लोरीन
35 and 17 and chlorine 37 and 17. ये दो हो गए एटॉमिक, दीज आर आइसोटोप्स. अभी यहाँ पे जो एटॉमिक मास लिखने वाली जगह है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं 17 17, यानी कि प्रोटॉन्स is equal to 17, electrons is also 17, but then if I subtract from here, then if I subtract 17, then I get neutrons as 20 in this. Let me calculate for this. इसमें मिलता है protons तो 17, electrons भी इसलिए 17 हो गया. Okay, protons and electrons are same in number, so 17 and 17. But neutrons is how much? Okay, neutrons is 18. 35 minus 17, that is 18. तो ये जो डिफरेंस हुआ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, नोट कीजिए. इसमें न्यूट्रॉन 18, प्रोटॉन 17, और इसमें प्रोटॉन इज 17 बट न्यूट्रॉन इज 20 इसको. सो ये जो डिफरेंस है, लेकिन एटम तो सेम एलिमेंट का है, एटम तो क्लोरीन का ही है, लेकिन उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ गया है. ओके, तो इन दोनों को अभी आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन बोलेंगे. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा ही आता है, जैसे कि कार्बन में भी आएगा. लेकिन फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ क्यों बनता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप तब बनता है जब जाके जैसे कि यूरेनियम 23592 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 238 and 92. ये जो दोनों है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है. क्यों ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है? अब देखिए, प्रोटॉन्स इज 92 and 92. हाउ मेनी इज द neutrons here? Neutrons is 235 minus 92, which is 3. This is 143. 143 neutrons here. Here it is 238 and 92. This is 6, 4, 146 neutrons here. Now, अभी ध्यान से सुनिए. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन्हें बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? Why do we call them radioactive isotopes? Because the difference between the number of neutrons and the number of protons is quite high. Okay, that leads to, अब इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस होने से अनस्टेबल न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस जो होता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है. और फिर क्या होता है? अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया है तो फिर न्यूट्रॉन्स ट्राई टू लीव आउट रेडियो एक्टिव एमिशंस एंड बिकम स्टेबल. तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये बस यही है कि न्यूट्रॉन्स आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू stabilize the nucleus. The nucleus is very unstable because of this difference, okay, this huge difference. So all the nucleus is constantly trying to come to a stable form, okay, with the help of certain emissions, and that is what we call radioactivity or radioactive emissions. Okay, so now तो इतना में दो क्वेश्चंस का हमने जवाब दे दिया है. एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या डिफरेंस है रेडियो एक्टिविटी में, और दूसरी की रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, सर्टेन आइसोटोप्स में क्यों होती है. तो जब हमें इस तरह का हैवी न्यूक्लियस मिलेगा, दिस वाज अ हैवी न्यूक्लियस 235 238, तो तब रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है. ओके, तो फिर अभी देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एमिशंस कौन कौन सी टाइप्स की होती है. पहले तो अल्फा एमिशन, देन बीटा एमिशन एंड देन गामा एमिशन. अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशंस, ठीक है. अब अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन से जो होते हैं ना, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं. स्पॉन्टेनियस, ओके, दे आर स्पॉन्टेनियस. नो, स्पॉन्टेनियस, व्हाट डू वी मीन by spontaneous reactions? Spontaneous reactions are those जो अपने आप होते रहता है, अपने आप, इनको कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये तो जस्ट अपने आप ही एमिशंस होंगे. कब होंगे? रैंडमली होते हैं. कब होंगे किसी को नहीं पता. ओके, तो ये कभी एक अल्फा एमिशन हो जाएगा, कभी एक बीटा एमिशन हो जाएगा. जनरली गामा एमिशन फॉलो होता है आफ्टर वन अल्फा एंड बीटा एमिशन.
ओके तो फिर हमें कुछ भी इसको अलग से, अगर मैं एक आई ब्रिंग सम यूरेनियम, मैं यूरेनियम का एक मास लाती हूँ 1 kg का, और ला के उसको आपके टेबल पर रख देती हूँ, तो फिर वो अपने आप एमिट करते रहेगा। ओके उसके लिए मुझे कुछ भी अलग से उसका कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशंस कुछ भी नहीं करना है। ओके सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस। अब अल्फा एमिशन होता क्या है? अल्फा एमिशन इज पॉजिटिव एमिशन। क्यों होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। मैं पूरी चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसमें मैं कुछ भी नंबर्स नहीं लूँगी कि स्पीड इतना है, वैल्यूज़ नहीं लूँगी, क्योंकि वैल्यूज़ देख के आप सोचने लगते हैं कि इसे भी याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में बोला है क्या है, एवरीथिंग इज क्वालिटेटिव। ओके क्वांटिटेटिव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्वालिटेटिव यानी कि नंबर्स इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर ये हो गया पॉजिटिव एमिशंस, दीज आर नेगेटिव एमिशंस। ओके एंड हियर नो चार्ज, एब्सोल्युटली नो चार्ज। सो दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, दीज आर नेगेटिव चार्जेस। अब बार बार जब भी आप अल्फा एमिशन सुनते हैं ना, तो एक वर्ड आप सुनते हैं जिसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, वो है डबली आयनाइज्ड। ओके डबली आयनाइज्ड हीलियम, हीलियम एटम। ये क्या चल रहा है, ये होता क्या है, बार बार ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ओके ये जो है ना, इसको लिखा भी ऐसा जाता है। ओके डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज इट? अब देखिए जब आपने रेयर गैसेस पढ़ा था तो उसमें हीलियम आया था। ओके एंड हीलियम में द नंबर ऑफ electrons was 2. Okay electrons was 2. Now if electrons are 2, protons are also 2. Protons were 2. Okay and atomic mass was 4. Atomic neutrons was also 2. So this is a proper helium atom. What is this doubly ionized telling? Doubly ionized means 2 times you have snatched out electrons from it. Okay, so 2 times if you take out this, both the electrons are gone. Then what you get? You get one helium, you get only the nucleus. As orbital electrons are gone. आपके पास बचता है सिर्फ न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है ना, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, और अंदर न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास हो जाता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स 4। तो इसको डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ओके जब जब हम इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम भी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, या फिर वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो आपको याद होगा कि हमने बोला है Na+। ओके और क्लोरीन को मिलता है तो Cl-। सो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वो प्लस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ भी हीलियम जो एटम है, दिस इज 2+ कंडीशन में है, यानी कि इसमें से 2 एटम निकल गया है। तो दिस इज नाउ देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके सो alpha rays are positively charged. So they can even ask a question, which is that rare gas, which is converted to an alpha, which is linked to an alpha particle. कुछ वैसा बना के दे सकते हैं जिसमें आपको ये पूछ सकता है कि इसमें alpha particle is linked to, alpha particle is considered as doubly ionized, of which rare gas atom. Okay, now let's see beta particle. Beta particle is negatively charged. Okay, तो पहले तो देखते हैं कि अल्फा एमिशन, अभी एक बार फिर हम इनके प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो स्लोएस्ट होता है। दिस इज द स्लोएस्ट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द numbers. Then this is faster and this is fastest, and according to the speed, as fast as the speed of light. Alpha particle, this is
Now there is something called ionization. Okay, ionization, ये वाली वर्ड बार बार यूज होता है, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन की बात करें तो फिर आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। अब आयनाइजेशन होता क्या है? अब अल्फा एमिशन, यहाँ पे मैंने टेबल पे कुछ यूरेनियम रख दिया और वो अल्फा एमिशन कर रहा है। ओके, तो अल्फा एमिशन कर रहा है, लेकिन जब इसकी अल्फा व्हेन इट इज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, देयर इज सम एयर particles around it. There is oxygen in the air, there is nitrogen in the air, so it is ionizing those particles, it is ionizing those gas particles in the air around it as it is moving. So as the alpha particle moves, it keeps on ionizing, means it is basically it is lacking electrons, so it is trying to take electrons from the atmospheric gases. Okay, trying to take the outer electrons, because this is positively charged, it is lacking electrons, so it is trying to take electrons from the orbital electrons of the gases present in the air, and that capacity is very very high for this. Okay, now as it keeps on taking electrons, जैसे जैसे वो आगे चलते रहता है, ट्रैवल करता है, तो फिर वो आयनाइज करते चले जाता है गैसेस को। तो फिर जैसे जैसे आयनाइज करते चले जाता है, इसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ओके, इट लूजेस इट्स एनर्जी बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज फाइटिंग ऑल इट्स वे। ओके, इट इज फाइटिंग ऑल थ्रू इट्स वे, टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, स्नैचिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पीपल, सो इट इज लूजिंग एनर्जी। सो अल्फा पार्टिकल्स डोंट हैव मच पेनिट्रेटिंग पावर। Okay, they don't have much penetrating power, यानी कि if you put some obstruction in front of it, it cannot penetrate to a very large extent, ज़्यादा दूर उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता है। अगर हम बीटा पार्टिकल का देखें तो इसका आयनाइजेशन कम है अल्फा से। ओके, यानी कि बीटा पार्टिकल को ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि आसपास की एटमॉस्फेरिक गैसेस को आयनाइज करे, ज़्यादा नहीं करता है। ज़्यादा ये पूरे रास्ते में, सिंस इट इज़ नॉट ट्रैवलिंग, सिंस इट इज़ नॉट आयनाइजिंग मोर एज इट इज़ ट्रैवलिंग, it has more energy with it, so it has a higher penetrating power। इसकी penetrating power जो होती है ना, इससे higher होती है अल्फा से। ओके, गामा जो होती है इसकी आयनाइजिंग कैपेसिटी और भी कम होती है और पेनिट्रेटिंग और भी ज़्यादा होता है। तो गामा जो है मैक्सिमम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, विच डज मैक्सिमम सेल डैमेज, विच इज मोस्ट डेंजरस फॉर ह्यूमंस, फॉर लिविंग बींग्स, इट इज डेफिनेटली द गामा पार्टिकल डज मैक्सिमम डैमेज टू humans because highest penetrating power. Okay, so as we go from this side to this side, the ionization power, as we go from alpha to gamma, ionization power high, less, least. Okay, and penetrating power is low, it's little more than alpha, and it is the most. Maximum damage is done maximum here. Okay, so this does maximum damage. If I talk about the bending, एक और चीज़ होती है कि alpha and beta particles which bends more towards the now if you have kept some radioactive material here, and there are alpha emissions and there are beta emissions, here you have kept a negative plate, here you have kept a positive plate, here you have kept a negative plate. The bending of alpha particles towards the negative plate will be there, but it will be less than the beta. Beta bends more, alpha bends less. And alpha, since alpha है positive, तो फिर एक negative plate की तरफ bend होगा। बीटा इज नेगेटिव, हम बीटा एमिशंस में भी आएंगे, तो फिर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो फिर ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गामा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो बेंड ही नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं बीच से। नो बेंडिंग फॉर गामा पार्टिकल्स बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस
एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर साथ में इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे भी कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं। ओके, तो अल्फा एमिशन, सपोजिंग एलिमेंट है x, ओके, सपोजिंग एलिमेंट है x, ये जो जगह है ना, इसका ऊपरी हिस्सा, यहां पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, दिस इज द प्लेस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो you should not interchange it, atomic mass, atomic number. Now this particular atom is going to give one alpha emission. We are going to see what happens exactly after that atom gives an alpha emission. This is called the parent nuclei, parent nucleus. Okay, तो ध्यान से देखिए कि हम हमेशा न्यूक्लियस की ही बातें करें यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस रेडियो एक्टिविटी में। अब जाके बिल्कुल अगर आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज हो जाता है तो फिर एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। तो फिर अभी अल्फा पार्टिकल इज, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। इससे पहले भी मैंने बताया कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, 2 प्रोटॉन्स, so we have written it in place of atomic number, 2 protons plus 2 neutrons, so हमने यहाँ लिखा है एटॉमिक मास की जगह, यानी कि इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए हैं। तो फिर ओके, Z-2, ओके, दिस इज Z-2 here in atomic number. Here it is, because 2 protons have gone and 2 neutrons have also gone, A-4. So atomic mass reduces by 4, atomic number reduces by 2. So this is the general equation of an alpha emission. Okay, so this is an alpha emission. General equation. We have to remember this, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल्स आने वाला है ना वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड रहेगा। तो हमें बार बार याद रखना है, अच्छा इसमें से 4 रिड्यूस होता है, इसमें से 2। ओके, तो हमें इसको याद रखना है, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। Y हो गया डॉटर, ओके, न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, इसे हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यूरेनियम 23892 making 1 alpha emission. Okay, uranium after 1 alpha emission becomes thorium. This is the daughter nucleus. Okay, plus 1 alpha emission, तो ये तो लिखना ही है, this is the alpha particle. Okay, this is the alpha particle. Now what to write here? This is important कि हम लिखे क्या। यहाँ पे it will get reduced, this will get reduced by 2, so it will be 90, and this will get reduced by 4, so that is 234. So this is our new nucleus that is formed, thorium after 1 alpha emission, parent nucleus, daughter nucleus, alpha particle. सो बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाना है। अगर एक और एमिशन थोरियम से गया तो फिर उसका नेक्स्ट हो जाएगा, आपको सारा नाम याद नहीं रखना है, एक एग्जाम्पल याद रखना बहुत है। ओके, तो फिर ये अगर थोरियम आफ्टर 1 एमिशन क्या बनता है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका नंबर ज़रूर लिखने आना चाहिए कि इसका आफ्टर दिस एक और एमिशन के बाद थोरियम ने अगर एक और एमिशन दिया अल्फा एमिशन, तो फिर वो हो जाएगा 230 हियर एंड 88 हियर। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस इन मदर, द पेरेंट न्यूक्लियस एंड द डॉटर न्यूक्लियस। ओके, नाउ बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर न्यूक्लियस में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो गया है इन कंपैरिजन टू द प्रोटॉन्स, तो फिर दे गो फॉर अ बीटा एमिशन। ओके, और देन radioactive decay starts, okay, just to reduce the number of neutrons.
ओके, सो हियर बीटा एमिशन में क्या होता है देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हेवी न्यूक्लियस के लिए रेडियोएक्टिव डीके होता है. हेवी एलिमेंट्स हैविंग अ हेवी न्यूक्लियस आर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. ओके, तो अभी देखते हैं बीटा एमिशन. ये हो गया वन न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूट्रल चार्ज is 0 and atomic mass is 1. This is a neutron. Okay, and now after one alpha emission, what happens? This neutron will break into one proton and one electron. Okay, charge here for a proton is +1, for an electron is -1. Mass of an electron is neglected, almost close to 0, so we write 0 here and 1. अब A वाली equation आप इसको 1 this side, 1 plus 0, 1 this side, 0 here, 1 minus 1 here. तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये हो गया प्रोटॉन. अब हमें समझना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही है बीटा पार्टिकल. सो बीटा पार्टिकल को इसीलिए नेगेटिव बोला जाता है क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉन ही. लेकिन ये मत समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जाके अभी ऑर्बिट में बैठ जाता है. ऑर्बिट में नहीं बैठता है, बीटा एमिशन होके निकल जाता है. ओके, दिस इज अ बीटा एमिशन. प्रोटॉन कहाँ जाता है? प्रोटॉन उसी, अगर यूरेनियम बीटा एमिशन दे रहा है तो फिर प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रह जाता है. तो फिर एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से समझ लीजिए टूट के एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना. इलेक्ट्रॉन बीटा एमिशन बन के निकल गया. ओके, ऑर्बिट में नहीं रह गया. और प्रोटॉन कहाँ गया? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increases by 1, whereas the number of neutrons decreases by 1. Okay, so this is what happens inside the nucleus. Okay, so for the general equation, let's say P, okay, A here, Z here, going for a beta emission. Okay, now Q is the daughter. Okay, here Z, one proton increased, so Z plus 1. But then what will happen to this? एक न्यूट्रॉन तो कम हुआ था, it got reduced by one neutron, but then proton increased by 1, so total atomic mass remains the same, plus 1 beta particle. This is the beta particle. So you have to understand, this is the beta particle, this is the general equation of a beta emission. Okay, so you have to remember this, where A remains same and atomic number increases by 1. Okay, so this is the beta emission. Now let me take one example of a beta emission. Okay, proper example, not general equation. Okay, so this is beta particle. What happens here? This becomes 7 carbon, nitrogen. We have radioactive carbon isotope. So, and this remains 14. Okay, so this is one beta emission example. आप एक इक्वेशन जरूर अल्फा एंड बीटा एमिशन का पढ़ के जाइए. Okay, एक general equation के साथ just one equation, one for uranium and thorium that I told in alpha particle, that one you can learn, and this is a very simple one for beta. इतना आप जान के जाइए, क्योंकि अगर एग्जाम्पल पूछ लिया तो फिर आपको जनरल इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा. आपको लिखना है रेगुलर सम एक्चुअल इक्वेशन विथ एलिमेंट्स. Okay, so you have to learn. So what you have to learn is these numbers you have to remember. This much you have to remember. Gamma emission. What is the gamma emission? Here, supposing this is the element, the nucleus A and Z. Now what happens? Gamma emission is just, what is gamma emission? It is a bundle of energy, that's all. Okay, gamma emission is a bundle of energy. It will not have any electrons, protons or neutrons with it. Now here, gamma emission, this is A and Z. Then here
they give this asterisk sign. What is it? Okay, in a gamma emission, nothing, as I said, gamma emission will not carry any electron, proton, neutron. It is just a bundle of energy. Now here this is showing, this star is showing that alpha, after one alpha or beta emission, the nucleus is in an excited state. Now what happens with generally gamma emission, एक अल्फा या बीटा एमिशन के बाद आता है. इट फॉलोज एन अल्फा और बीटा एमिशन. सो दिस इज शोइंग द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस. एंड देन नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर अ गामा एमिशन, दिस न्यूक्लियस comes down from its excited state and it becomes more stable, and this is the gamma emission. So it is a bundle of energy, nothing to do with electrons, protons, neutrons, and this asterisk is showing the excited state. Okay, so now I'm going to do few numericals. कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अल्फा एंड बीटा एमिशंस में. ये जो न्यूमेरिकल्स है ये हमेशा आईसीएसई क्वेश्चन में एक तो न्यूमेरिकल ज़रूर होता है, तो ध्यान से देखिए. बहुत समय मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा करूँगी जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा, एक और न्यूमेरिकल करूँगी जो बैकवर्ड कैलकुलेशन भी होगा. तो आप दोनों अच्छे से देख लीजिए. इतना ही आ सकता है, उससे अलग और कुछ ज़्यादा नहीं आता है. तो ये हो गया हमारा दो न्यूमेरिकल्स. मैं क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल रही थी, एक बार देख लेते हैं. ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. ओके, तो हमारा जो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर वो इधर दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ है. कहाँ दिया हुआ है? एंड स्टेज में जाके दिया हुआ है. ओके, तो हम इसमें बैकवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे, इसमें फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे. लेट्स डू दिस फर्स्ट. अल्फा एमिशन में हमने देखा है कि एटॉमिक मास goes down by 4. So this becomes 234 and this one becomes 90. Okay, atomic number goes down by 2. So it was A minus 4 Z minus 2. आगे जाके एक बीटा एमिशन होता है, और बीटा एमिशन में क्या था? बीटा एमिशन में ये जो था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाज इंक्रीजिंग बाय 1. सो दिस इज 91, दिस रिमेन्स सेम 234. ओके, दिस रिमेन्स सेम. फिर एक और बीटा एमिशन, इसको फिर एक और इंक्रीज कर देते हैं 92, और यहाँ पे 234. ओके, तो ये हो गया इक्वेशन कंप्लीट. ओके, तो फिर कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स दे दिया, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया है, और फिर आपको पूछ रहा है कि अल्फा एमिशन हुआ है कि बीटा एमिशन हुआ है. सिमिलरली इधर भी एक और बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, आप इसको देख के इसका पी का गेस करने की कोशिश मत कीजिए. कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि पी थोरियम है कि यूरेनियम है कि कार्बन है, आपको नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो फिर ये एक रैंडम वेरिएबल इसने दिया है, रैंडम पेरेंट न्यूक्लियस बनाया गया है क्वेश्चन के लिए. सो इसका आप इसको यूरेनियम या थोरियम से कंपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए, या फिर समझने की भी कोशिश नहीं कीजिए कि अरे ये तो यूरेनियम है. ओके, ज़रूरत नहीं है उसकी. आपको सम दिया गया है, ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दीज टू नंबर्स. ओके, अभी आते हैं इसमें बैकवर्ड्स कैलकुलेशन, हाउ टू डू. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. एटॉमिक मास, अल्फा एमिशन. सो अल्फा एमिशन, in one alpha emission atomic mass gets reduced by 4. So this is the reduced one. It is the reduced one after reducing. So here it is 176. Okay, and atomic number gets reduced by 2. So we'll have to add 2 here, 71. Okay. Now another alpha emission. Now here again 4 in one alpha emission it got reduced by 4, so it is 180. Okay, we have to see that it is getting reduced, and then this got reduced by 2, so it is 73. Now come to a beta emission, then one beta emission. Okay, so here this is the increased one, so this is 72. In beta it gets increased and this remains the same. So x is 180 by 72. ओके, है ना सिंपल. ओके, तो एक बार आपको जनरल इक्वेशन पता है तो फिर आप इससे कर सकते हैं. इससे कभी भी बिना जनरल इक्वेशन जाने करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपका सम ज़रूर गलत हो जाएगा. ओके, सो अब इस चैप्टर में इससे ज़्यादा पढ़ना क्या है? इससे ज़्यादा जो भी है इस चैप्टर में ना, वो है थियोरी. क्या क्या पढ़ना है? बैकग्राउंड रेडिएशन,
बैकग्राउंड रेडिएशन, सारा ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि हमारे बॉडी में हम बहुत कुछ खाते हैं, ओके, हम बहुत कुछ हम जब थ्रू रेस्पिरेशन भी बहुत सारे गैसेस बॉडी के अंदर भी जाता है और बहुत फूड के थ्रू भी जाता है। तो हमारे बॉडी में ज़रूरत भी है, वी नीड अ होल लॉट ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। लेकिन जब जब हम वो मिनरल्स लेते हैं तो फिर काफ़ी सारे मिनरल्स में जो आइसोटोप है वो भी आ जाता है, ओके। जैसे कि पोटेशियम, ओके। पोटेशियम तो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, लेकिन फिर पोटेशियम 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हम जब पोटेशियम ले रहे हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव पोटेशियम भी आ जाता है, ओके। सिमिलरली कार्बन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन कार्बन 14 इज द रेडियो एक्टिव। तो आपको ये जो दो है ना, इसे याद रखना है। 2 एग्जाम्पल्स विच आर फाउंड इन इंटरनल radiation, internal source in background radiation inside our system, inside our body, okay। so this is, ये हमारे खाने पीने के सोर्स से या फिर एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। बाकी रहा एक्सटर्नल सोर्स में कॉस्मिक रेडिएशन बहुत है, जो काफ़ी सारा वी आर एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, ओके। तो वो भी एक और सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन है। लेकिन वाई आर वी नॉट अफेक्टेड? वी आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज these radiations, the sum total of the internal and the external is very little, it is within the safe limit. That is why it does not affect us. So that is, they can ask what is background radiation. You should be ready with the 2 answers, internal and external. Internal, these are the few examples you can give. External, it can be cosmic. So you have to understand what exactly is background radiation. Other than this, what are the common questions of this chapter? Very common question is how to safety measures while handling radioactive material, safety measures while setting up a nuclear power plant, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज होता है, ओके। तो हाउ टू बी विद इन सेफ लिमिट्स इन अ रेडियो एक्टिव पावर प्लांट, ऑल दिस विल कम अंडर जो अदर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें। तो आपको ये एक बात समझना होता है कि यूरेनियम जो है इट इज़ माइंड आउट। अब यूरेनियम माइंस में जो लोग काम करते हैं, whoever works, माइनर्स जो होते हैं, दे आर एक्सपोज टू यूरेनियम रेडिएशंस, ओके। तो उनको पहले तो एक होता है लेड लाइंड सूट्स, ओके। व्हाट इज लेड लाइंड सूट्स? यानी कि लेड जो होता है, लेड रेडियो एक्टिव एमिशंस कैन नॉट क्रॉस लेड दैट पीबी ऑफ योर केमिस्ट्री, ओके। तो लेड का कोटिंग होगा या फिर लेड से बना हुआ सूट्स जो दिया जाता है माइनर्स को, ओके। तो ताकि उनको कम से कम रेडियो एक्टिव एमिशन का एक्सपोजर हो। दूसरा जो होता है कि उनको एक बैजेस दिया जाता है, बैज। अब बैज का काम क्या होता है? अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, बैज का काम ये होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे चेक द बैज and the badge will tell them how much of emission they are exposed to, they are already exposed to, okay, is it within the safe limit or not, okay। so ये होता है badge। other than this, when they are handling radioactive material, they must use tongs, okay, they must use tongs, okay, because radioactive material should not be held, gloves and tongs is a must because they should not hold it straight with hand, so use of tongs is necessary. Now this is for miners, how to reduce radioactive damage by radioactivity. Now another question that comes is harmful effects of radioactive decay. What are harmful effects? Okay, तो आप काफ़ी सारा दिया हुआ है, उसमें से आप
3 या 4 जान के चलेंगे तो उतना काफ़ी होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो इट कैन बी वेरी हार्मफुल, it can cause cancer, it can cause cancer, different types of cancer. Then sore throat, okay, these are okay, sore throat, या फिर it can also cause hair loss can also be there. Then it can cause diarrhea, everything. So all these can be harmful effects of radioactive decay. Not just this, it ऐसा भी होता है कि रेडियो एक्टिव डीके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी जाता है, तो ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड. ओके, तो these are the harmful effects of radioactivity. Now if you are setting up a power plant, then what precautions you should have? That is the power plant should have a good cooling system. You should check for no leakage in a power plant because you have radioactive material inside it. You have to take care of the people working there. They should not be exposed. They should be exposed to minimum radiation, as less as possible, and it should be covered with lead, okay, so that no emissions are given out. And then there has to be a cooling system. Why cooling system? क्योंकि ये जो गामा emissions हुआ ना, it gives out a lot of heat. Now if it is giving out a lot of heat, that means पावर प्लांट को अपना कूलिंग सिस्टम बनाए रखना होगा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशन द पावर प्लांट विल हीट अप एंड it could lead to a blast. So we don't want all that. So periodically it has to be kept, they have to keep on cooling the power plant in order to keep it running. Okay, so now पावर प्लांट को पावर प्लांट से न्यू इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गया, लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है इसको रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ये यूज्ड अप हो जाते हैं, तो इसे हमें फिर हमें टाइम टू टाइम इसे चार्ज करना पड़ता है. अब जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो पहले का जो मटीरियल है उसे डिस्पोज कैसे करते हैं, उसी को बोलते हैं सेफ डिस्पोजल. ओके, बार बार ये जो बोल रहा है ना, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. पावर प्लांट का जो रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज्ड अप है उसको डिस्पोज कहाँ करें, तो वो उसमें थोड़ा तो रेडियो एक्टिविटी बचा रहता है. ऐसा नहीं कि पूरा रेडियो एक्टिव एमिशन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं. इसको डिस्पोज करने के लिए यू हैव टू गेट बिग बॉक्सेस विथ लेड कवर्ड एंड देन यू हैव टू डिग डीप इनटू द अर्थ, और उस पिट में, जैसे पिट, ओके, एंड लेड लाइंड जो बॉक्सेस होते हैं ना उससे कास्क्स बोल रहे हैं, लेड लाइंड कास्क्स. ओके, you have to dig deep into it and put the radioactive material into lead lined casks and then put it in, dig it, bury it, उसको मिट्टी के अंदर उसको डालना है. ओके, you have to bury it inside the earth away from populated areas. ये भी बहुत important है. ओके, तो फिर ऐसा जगह हमें उसे डालना है जिसके आसपास पॉपुलेशन कम हो. तो इसी को बोलते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट. ओके, न्यूक्लियर वेस्ट. तो इस चैप्टर में ना, न्यूक्लियर वेस्ट कैन कम आउट ऑफ पावर प्लांट्स, कैन कम आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, इट कैन कम आउट ऑफ मेनी प्लेसेस. ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न दिस आंसर. दैट इज you have to give this keyword lead lined casks, pit, away from populated areas. Okay, so away from population. सो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, इसको आप आंसर में ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही इसके कीवर्ड्स हैं. ओके, तो ये तो थे कुछ रेडियो एक्टिविटी का वो हर चीज़ जो आपको जान के जाना चाहिए. रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ जनरली आता नहीं है. बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसका कभी भी आप इसके क्वेश्चंस नहीं छोड़िए. मेरे हिसाब से आपको इसके क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है. इसके सिवाय इस न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन भी है. ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे भी एक वीडियो डालूंगी. तो फिर दैट विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. बाय देन.